बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजी लर्नर पॉइंट। तो आज के इस वीडियो में हम बिजनेस फाइनेंस जिसका सब्जेक्ट कोड ACC 501 है उसकी असाइनमेंट नंबर 1 सॉल्व करेंगे, जिसकी ड्यू डेट 12 अगस्त 2020 है और इसके मार्क्स 20 हैं। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है, यानी इस असाइनमेंट को कंप्लीट करने के बाद आपकी लर्निंग स्किल में कौन कौन सी चीज़ों का इजाफा होगा। आप प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कॉमन स्टॉक डिटरमिन कर सकेंगे जिस तरह से डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल के थ्रू। दूसरा क्या होगा, आप पे बैक पीरियड और एवरेज अकाउंटिंग रिटर्न आप डिटरमिन कर सकेंगे, कौन कौन से फॉर्मूले इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद डिराइव डिफरेंसेस रिगार्डिंग द सर्टेन रिजेक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट। तो पे बैक पीरियड और AR की बेस पर आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप डिसाइड कर सकें या नतीजा अखज़ कर सकें कि आया कि जो गिवन प्रोजेक्ट है उसको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। तो अपने सोल्यूशन की तरफ बढ़ने से पहले आप सब लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने और न सिर्फ बेल आइकन के बटन को हिट करें बल्कि ऑल के ऑप्शन को भी मस्ट सेलेक्ट करें ताकि आप मेरी अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन ऑन टाइम महसूस कर सकें। तो चलें क्वेश्चन नंबर 1 को रीड आउट करते हैं। स्टार सीमेंट लिमिटेड इज द लीडिंग सीमेंट मैन्युफैक्चरर इन द कंट्री। कह रहे हैं कि स्टार सीमेंट लिमिटेड कंपनी है वो मुल्क में सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग करने के सेक्टर में या इंडस्ट्री में एक लीडिंग रोल प्ले कर रही है। प्रेजेंटली इट होल्ड्स मेजॉरिटी ऑफ द इंडस्ट्री शेयर इन ब्लैक सीमेंट। क्या मौजूदा सूरत में उसका जो होल्ड है, जो ज़्यादातर उसका शेयर है इंडस्ट्री में, वो किस हवाले से है, वो ब्लैक सीमेंट के हवाले से है। इन द रिसेंट ईयर्स द कंपनी हैज सीन रैपिड ग्रोथ इन द सेल ऑफ द वाइट सीमेंट। क्या है हालिया सालों में कंपनी ने वाइट सीमेंट की सेल में तेजी से ग्रोथ देखी है। इट्स न्यू प्रोडक्ट्स इनटू इट्स एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन, जो उसकी जो पहले से मौजूद प्रोडक्ट लाइन थी उसमें ये एक नई प्रोडक्ट थी। दिस वाइट सीमेंट इज कंसिडर्ड एज वेरी इफेक्टिव फॉर रिमूविंग सैलिनिटी इन वॉल्स। कह रहे हैं इस सीमेंट को, जिसको हम वाइट सीमेंट का नाम देते हैं, दीवारों में सैलिनिटी को रिमूव करने में बहुत इफेक्टिव समझा जाता है। इन द कंपनीज बोर्ड मीटिंग हेड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। कह रहे हैं तो कंपनी की जो मीटिंग थी, बोर्ड मीटिंग, जो कि साल के आगाज में मुनक्कद हुई थी, इट हैज बीन डिसाइडेड टू पे डिविडेंड ऑफ ₹2.50 पर शेयर एट द ईयर एंड। और ये फैसला किया गया था कि साल के आखिर में ₹2.50 के हिसाब से डिविडेंड पे किया जाएगा। तो ये इस लाइन को याद रखिएगा, एट द एंड ऑफ द ईयर। ये एक फोकल पॉइंट है वो जो आपके सवाल की डायरेक्शन को भी डिटरमिन करेगा। एट द एंड ऑफ द करंट ईयर ईयरली ग्रोथ रेट ऑफ 20% हैज आल्सो बीन एस्टिमेटेड। कह रहे हैं साल के जो रिसेंट ईयर था उसके एंड पे हमने क्या किया, हमें पता चला कि जो ग्रोथ रेट था वो 20% था। हैज आल्सो बीन एस्टिमेटेड फॉर द नेक्स्ट 4 ईयर्स। और नेक्स्ट 4 ईयर्स के लिए क्या हुआ कि हमने 20% जो ग्रोथ रेट था उसको भी एस्टिमेट किया, फॉलोड बाय ए कांस्टेंट ग्रोथ रेट ऑफ 15%। यानी 15% के बाद उसको हम कांस्टेंट यानी परपेचुइटी में चला जाएगा। जो नेक्स्ट ईयर्स होंगे उसमें जो ग्रोथ रेट रहेगा वो 15% कांस्टेंट रहेगा। यानी अब हमारे पास ये 2 स्टेज मॉडल है। यानी पहली स्टेज आपकी 4 सालों पे मुश्तमिल है और दूसरी जो है वो आपकी इन्फिनिटी यानी परपेचुइटी पे है, यानी जितने भी साल आएंगे उसमें जो ग्रोथ रेट रहेगी वो 15% रहेगी। तो रिक्वायर्ड क्या है हमारे पास, डिटरमाइन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कंपनी शेयर्स यूजिंग 18% रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। 18% रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न को यूज करते हुए हमने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कंपनी डिटरमाइन करनी है। व्हाट वुड बी द टोटल रिटर्न ऑन द स्टॉक if the stock price is ₹30 and current dividend is ₹3 which is expected to grow at 15%। कह रहे उसका टोटल रिटर्न क्या होगा स्टॉक पर, अगर स्टॉक की प्राइस ₹30 हो और उसका करंट डिविडेंड ₹3 हो और उसकी जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ है वो 15% हो। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जब हम सॉल्व करेंगे उसकी तरफ उस वक्त जाएंगे, तो अभी हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे फोकस करते हैं।
तो चले अपने सोल्यूशन की तरफ जाते हैं और उसको चेकआउट करते हैं। तो इस वक्त हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन है। गिवन इन्फॉर्मेशन है, जितनी इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने यहाँ लिख ली। डिविडेंड पेड एट द एंड ऑफ द ईयर डी नॉट इज इक्वल टू 2.5 रुपीज़। अगर आप यहाँ रुपीज़ लिखना चाहते हैं तो लिख लें। ग्रोथ रेट क्या है फॉर द नेक्स्ट 4 ईयर्स 20%। ग्रोथ रेट फॉलोड बाई फोर्थ ईयर किससे 15% से, यानी 2 स्टेजेस हो गए। पहले 4 साल के लिए 20% और उसके बाद जितने भी ईयर्स आएंगे सक्सेसिव ईयर्स उनमें क्या रेट ग्रोथ रेट होगा 15% होगा। तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या है हमारे पास, जिसको आर से भी शो करें और के ई से भी शो करें 18% है। तो ये जो नीचे वाली इंफॉर्मेशन है ये हमारी के पार्ट 2 से रिलेटेड है क्वेश्चन नंबर 1 के। तो स्टॉक प्राइस 3 थी, करंट डिविडेंड ₹3 था, ग्रोथ रेट जिसको हम जी कह रहे हैं 15% था। तो हमने क्या करनी है, वैल्यू ऑफ द शेयर वी नॉट यानी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द शेयर, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द शेयर वी नॉट हमने डिटरमिन करनी है। टोटल रिटर्न ऑन द स्टॉक मालूम करना है हमने। तो इसको अब हम मूव करते हैं आगे इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द स्टॉक प्रेजेंट वैल्यू, सॉरी यहाँ लिखें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्टॉक वी यूज द फॉलोइंग इक्वेशंस वी नॉट डी नॉट divided by 1 plus r d1 divided by 1 plus r square plus d2 1 plus r cube plus d3 divided by 1 plus r 4 plus p4 1 plus r4। अब देखें यहाँ भी r4 है, यहाँ भी r4 है, इसको मैं आगे जाके एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आप ये पहला फॉर्मूला देख रहे हैं d1 और डी नॉट d1 d2 d3, तो ये हम इसकी क्या कर रहे हैं, डिस्काउंटिंग कर रहे हैं, यानी पीरियड वाइज या ईयर वाइज हम हर एक की क्या कर रहे हैं, डिस्काउंटिंग कर रहे हैं। अब हमारे पास D1 कैसे आ रहा है वो मैं आपको नीचे जाके बताता हूँ, उसकी वैल्यू क्या होगी। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, 2 स्टेज मॉडल है, पहले 4 ईयर्स पे 20%, देन उसके बाद जितने भी सक्सेसिव ईयर्स होंगे उसमें ग्रोथ रेट क्या होगा 15%। तो हमारे पास द कैलकुलेशन ऑफ डिविडेंड हैज बीन गिवन, डी नॉट 2.5 है, ये डिसाइड हो गया है। तो उसके बाद हमारे पास जो D1 आएगा नेक्स्ट ईयर के लिए वो हम क्या करेंगे, डी नॉट हमारे पास ग्रोथ रेट क्या है 20%, तो हम क्या लिखते हैं 1 प्लस जी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या होता है 1 प्लस जी। तो 1 प्लस जी हम करेंगे तो 1 प्लस 0.20, तो 1.2 आ जाएगा। तो फर्स्ट ईयर के लिए ये हमारे पास 1.20 रहेगा। और उसके बाद हम जब इसको हम लिखेंगे, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, तो हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएगी 3। करनी फिर भी आप चेक कर लीजिएगा कैलकुलेशंस को। फिर हमारे पास D2 है, तो हमने D1, अब हमें यहाँ स्केयर करना चाहिए था लेकिन हमने स्केयर नहीं किया क्योंकि हमने डायरेक्ट क्या किया 3 की वैल्यूज लगा ली और उसको 1.20 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि इस वैल्यू में 1.20 ऑलरेडी शामिल है। तो इस तरह हमने अप टू D4 तक कैलकुलेशंस की और हमारे पास 4.97 आ गया 4 ईयर्स तक। अगर हम आगे जाके आपको दिखाते हैं, अब मैं इसको मजीद एक्सप्लेन करूंगा विद द हेल्प ऑफ टाइमलाइन। तो ये हमारे पास टाइमलाइंस हैं जो हमने ऊपर कैलकुलेशंस की, 2.5, D1 3.0, D2 3.6, D3 4.34। तो हमारे पास अब D4 जो है वो किसके लिए आ रहा है, 5th ईयर के लिए, यानी 4 to 5 के दरमियान हमारे पास जो कांस्टेंट रेट ऑफ रिटर्न है वो 15% है। और उसके बाद ये दूसरी स्टेज स्टार्ट हो जाती है और ये परपेचुइटी है, यानी कांस्टेंट परपेचुइटी है। इट मीन इस लाइफ टाइम यही रहेगी फॉर इन्फिनिटी पीरियड ऑफ टाइम। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ इसको जरा समझिएगा कि डी नॉट को हमने 1.18 से जो हमें डिस्काउंट दिया गया है जिसको हम रिकॉर्ड रेट ऑफ रिटर्न करते हैं उससे हमने इसको डिवाइड किया, तो हमारे पास पी नॉट की वैल्यू आ गई, यानी प्रेजेंट वैल्यू आ गई। और डिस्काउंट कर रहे हैं, डिस्काउंट का मतलब प्रेजेंट वैल्यू। P1 किया तो हमारे पास 2.12, उसकी जगह अब आप कहेंगे कि जी वहाँ तो वो दूसरा फार्मूला था ग्रोथ रेट वाला, तो ये डिस्काउंट वाला फार्मूला, इसलिए हम यहाँ इसको स्केयर के साथ ही डिवाइड करेंगे।
फिर हमारे पास ये काइंडली इसको आप ज़रा मत समझिएगा, ये इसका स्केयर है, ये क्यूब है और ये फोर्थ है। ठीक है जी। तो अब आप देखें इस पॉइंट पे, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने वाला है। सॉरी। अब यहाँ देखें, इसके बाद तो ये कांस्टेंट रेट है सारी उम्र के लिए एंड इन्फिनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो हमने अब क्या करना है, उसकी जो प्राइस मालूम करनी है हम P4 पे मालूम करेंगे। ठीक है, जो हमारे पास पीरियड 4 है यानी T4, हम इस पे इसकी वैल्यू प्राइस मालूम करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करेंगे, हम जो फार्मूला इस्तेमाल करते हैं कि D4 यानी जो हमारे पास यहाँ का जो डिविडेंड है, ये वाला डिविडेंड हम 4.97 वाला डिविडेंड यूज करेंगे और उसको 1.15 डिवाइडेड बाई 0.18 माइनस 0.15 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 165.60 की वैल्यू आ गई। कैलकुलेशन आप इसको कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपको जाके एक्सेल पे जाके दिखाता हूँ। ये देखें हमारे पास ये 4.97 है। अगर आप इसको फार्मूला का, तो मैं 4.97 को आप ज़रा देते हैं 1.15 से और फिर इसको आप डिवाइड करते हैं डिफरेंस से, जो हमारे पास है 0.03। तो हमारे पास, सॉरी कुछ गलत आ रहा है, तो ये गलत इस वजह से आ रहा है कि यहाँ देखिए हमारे पास क्या है 5.71, इसको मैं 1.15 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये ऑलरेडी मैं यहाँ इसको 1.15 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 2 टाइम्स हो गया। तो मैं इसको डिलीट करता हूँ और दोबारा मैं जाता हूँ 4.97 इसको लेता हूँ और डिवाइडेड बाई 0.03 करता हूँ, तो हमारे पास 165 वैल्यूज आ गई। तो ये हमारे पास जो वैल्यूज है 165, तो यहाँ देखें मैंने वो 165.60 दी है, लेकिन यहाँ एक चीज़ नोट कीजिएगा, इसको मैंने डिस्काउंट नहीं किया। तो अब हमारे पास जो नीचे फार्मूला आ रहा है आप देखें, ये बाकी यहाँ से P4 तक सारे डिस्काउंट हो चुके हैं, जबकि जो ये वाली P4 की वैल्यू है जो परपेचुइटी के लिए हमने डिटर्मिन की है, ये डिस्काउंट नहीं हुई, तो हमने इसको डिस्काउंट करना है। तो हम इसको डिस्काउंट कैसे करेंगे, 1.18 से 4 टाइम्स, क्योंकि हम इसी को यूज़ करें और पीरियड 4 और ईयर 4 में है, तो इसलिए हम ईयर 4 पे ही पावर यूज़ करेंगे। और P4 में हमने क्या यूज़ किया था, जो D3 का डिविडेंड था हमने वो यूज़ किया था और इस वजह से हमने उसको डिवाइड किया था, जो हमारा डिस्काउंट रेट था विथ पावर 4। जहाँ तक मुझे उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। तो उसके बाद ये वैल्यूज मैंने यहाँ निकाली हुई हैं 2.12। अब यहाँ देखें ये डिविडेंड मैंने इसको क्यों किया, क्योंकि आप देखें ये एंड में दिया गया था, तो एंड में देने के लिए मैंने वापस शुरू के साल में जाना है इसकी प्रेजेंट वैल्यू मालूम करने के लिए, तो मैंने इस वजह से इसको डिस्काउंट किया 1.18 के साथ। तो हमारे पास क्या आ जाएगी 2.12 प्लस 2.15 जितनी भी वैल्यूज है 2.23 तक प्लस 165.6 डिवाइडेड बाई 1 बाई, इसको मैं जरा पावर में ले आऊँ, तो हमारे पास क्या आ गया 8.69 प्लस 85.11 इन डिवाइडेड बाई 93 पॉइंट, ओ सॉरी, V naught is equal to 93.80. This is the present value of given value of stock of the share. उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट बी की तरफ। हमने टोटल रिटर्न डिटरमिन करना है। अब टोटल रिटर्न हमारे पास क्या आता है, हमारे पास जो फॉर्मूला हम उससे ही डिराइव करते हैं, R इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाई पी नॉट प्लस जी। तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी वो क्या थी, डिविडेंड हमारे पास 3 था, प्राइस हमारे पास 30 थी, प्लस जी 0.15 था, तो हमारे पास 0.25 और 25% हमारा टोटल रिटर्न। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाने से पहले हम इसका क्वेश्चन 2 की स्टेटमेंट को रीड आउट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट क्या है, इन कंटिन्यूएशन ऑफ द क्वेश्चन 1, यानी अब हम उसी सिचुएशन को भी मजीद आगे लेके जा रहे हैं। अज्यूम दैट द कंपनी डिसाइडेड टू एस्टैब्लिश अ न्यू प्रोडक्शन प्लांट टू स्मूथ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ इट्स वाइट सीमेंट। के हम अज्यूम करते हैं कि कंपनी फैसला करती है कि वो एक नया प्लांट लगाते हैं, प्रोडक्शन प्लांट, ताकि वो जो उनका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वाइट सीमेंट का वो मुसलसल चलता है स्मूथ के साथ, कोई रुकावट के बगैर।
This plan requires an investment of rupees 12 million, यानी जो हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो 12 मिलियन है. द कंपनी एस्टिमेट रुपीज 12 मिलियन एज नेट इनकम, और कंपनी ने एस्टिमेट किया है कि जो हमारी नेट इनकम होगी वो 18 मिलियन होगी, एंड रुपीज 20 मिलियन एज एनुअल कैश फ्लो फ्रॉम दिस इन्वेस्टमेंट, और 20 मिलियन हमारा एनुअल कैश फ्लो होगा इस इन्वेस्टमेंट से. तो हमारे पास रिक्वायर्ड क्या है, डिटरमिन द फॉलोइंग. जो पार्ट वन है उसके दो पार्ट है, ए बी. सब पार्ट कह रहे हैं द टाइम पीरियड रिक्वायर्ड टू रिकवर द इनिशियल इन्वेस्टमेंट, यानी इनिशियल इन्वेस्टमेंट को रिकवर करने के लिए हमें कितना टाइम पीरियड चाहिए होगा, जिसको हम पे बैक पीरियड भी कहते हैं, जो मैंने आपको शुरू में बताया था लर्निंग ऑब्जेक्टिव में. और एवरेज अकाउंटिंग रिटर्न हमने डिटरमिन करना है प्रोजेक्ट के लिए. और दूसरा जो पार्ट है उसमें, डज द प्रोजेक्ट इज फिजिबल फॉर द कंपनी बेस्ड अपॉन द रिजल्ट ऑफ पार्ट ए एंड बी. अब जो आपने यहाँ से रिजल्ट यानी आंसर दिए हैं उस आंसर की बेस पे आपने कंक्लूड करना है क्या है कि ये प्रोजेक्ट फिजिबल है कि नहीं. तो चलें अपने सोल्यूशन की तरफ जाते हैं. पार्ट बी हमारे सोल्यूशन टू का गिवन इन्फॉर्मेशन है. हमारे पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है, 12 मिलियन है. एस्टिमेटेड नेट इनकम 18 मिलियन है. एनुअल कैश फ्लो कितना है, 20 मिलियन है. तो पार्ट ए है हमारे पास, द पीरियड रिक्वायर्ड टू रिकवर द इनिशियल इन्वेस्टमेंट दैट इज पे बैक पीरियड इज, जो हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाई कैश फ्लो. रिकवरी टाइम पीरियड इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल टू 0/6 ईयर्स, यानी 0.6 आ गया. अगर आप इसको 12 को 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास 0.6 आता है. तो हाफ है, तो यानी हाफ का मतलब एक का आधा, तो 0.5 होता है. तो ये 0.5 से 0.6 है तो ज़्यादा है. तो इट मीन्स हमारे पास नंबर ऑफ मंथ्स है जिसमें रिकवरी पीरियड और रिकवरी होगी हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट की, वो तकरीबन 7 मंथ से कुछ ज़्यादा होंगे, कुछ डेज होंगे. ये मैंने लिखा भी है. 0.5 मीन एज 0.5 मीन हाफ ईयर दैट इज 6 मंथ, सो इट इज़ मोर देन द 6 मंथ इक्वल टू 7.2. तो पार्ट बी हमारे पास क्या है, यानी कि हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी जल्दी ही रिकवर हो जाएगी, जबकि हमारे जो कैश फ्लो स्ट्रीम है वो ज़्यादा है, यानी विद इन 1 ईयर से हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो रिकवर हो जाएगी इनिशियल इन्वेस्टमेंट. पार्ट बी हमारे पास ए आर एवरेज अकाउंटिंग रिटर्न हमने मालूम करना है. तो इसका फॉर्मूला क्या है, एवरेज नेट इनकम डिवाइडेड बाई एवरेज बुक वैल्यू. अब एवरेज नेट इनकम हमारे पास क्या है, 18 डिवाइडेड बाई 4 ईयर्स के लिए. जैसे हमने कहा था कि उन्होंने कि पहले क्वेश्चन को ही सिनेरियो को ही वो कंटिन्यू कर रहे थे, तो उसी के बेस पे हमने क्या किया कि हमारे पास नेट इनकम थी, वो एवरेज नेट इनकम इसको कंसीडर कर रहे हैं, डिवाइड बाई 4 ईयर से हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ गया, 4.5 आ गया. तो उसके बाद हमारे पास क्या, एवरेज बुक वैल्यू 12 मिलियन माइनस जीरो. जीरो मैंने इसलिए लिखा है कि हमें कोई इसकी आफ्टर 4th ईयर हमें कोई वैल्यू दी नहीं गई, यानी अब हम इसको ज्यूम करेंगे ये जीरो है. तो जब हम जीरो ज्यूम करेंगे तो जीरो की वैल्यू पुट करके उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे. 2 कौन सा है, एज पर फार्मूला. तो हमारे पास कितनी आ गई, 6 आ गई. तो एवरेज अकाउंटिंग रिटर्न हमारे पास क्या आ गया, 4.5 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 75%. एक दफ़ा फिर चेक कर लेते हैं कैलकुलेटर निकाल के. 4.5 डिवाइडेड बाई 6, 2.75 यानी 75%. तो हमारे पास तो पार्ट टू आ गया. तो पार्ट टू जो क्वेश्चन नंबर 2 का था जिसमें हमने डिसीजन लेना था क्या है कि ये फिजिबल है कि नहीं है. तो यस, यस इट इज फिजिबल बिकॉज initial recovery time period is less than, and AAR is 75%, which is much higher
normal. So we accept the project. ये हमारा कंक्लूजन है जो हमने दे दिया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।